अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम ENG 523 का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम नेक्स्ट 2 टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा लेंथी सब्जेक्ट है, इस वजह से कम ड्यूरेशन में इसको कवर करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, बट हम कोशिश करेंगे कि इंपॉर्टेंट चीज़ों के साथ चलें, तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी ये सब्जेक्ट भी कवर हो जाएगा। एक बहुत अच्छे स्टूडेंट ने मुझसे ये हाइलाइटेड हैंडआउट शेयर किए थे कि आपको लेक्चर बनाने में ये काम आ सकते हैं, तो थैंक यू वेरी मच उनका, वाक़ई में मेरे काम आए हैं। बट इसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी थी जो कि हाइलाइट कर दी गई थी, जिनको मैंने अनहाइलाइट किया है, बिकॉज़ मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरे पर्सपेक्टिव से वो ऐसा इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी। मैं आपको कॉन्सेप्ट सारे देती जाऊँगी साथ-साथ, बट ये भी बताती जाऊँगी कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है और ये याद करने वाली है और ये याद करने वाली नहीं है, ठीक है? बिकॉज़ देखिए, शॉर्ट लेक्चर का क्या मतलब होता है कि आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई जाए कम ड्यूरेशन में, कम टाइम में। बिकॉज़ कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि जॉब पर्सन होते हैं, तो वो जस्ट रिलाई करते हैं शॉर्ट लेक्चर्स के ऊपर और इम्पॉर्टेंट चीज़ों को जो है वो उनका कॉन्सेप्ट लेकर एग्ज़ाम क्लियर करते हैं। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊं और वो चीज़ें बताऊं जो जस्ट आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके काम आ सकें। बेसिक जो आपकी नीड है वो है स्किल सीखना। अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज लर्न कर रहे हैं तो उसके ऊपर फोकस करें। ये जो सारे डिग्री के सब्जेक्ट्स हैं, इसको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव तक रखें। तो स्टार्ट करते हैं। पहले इसमें फॉर्म एंड फंक्शन के बारे में बताया गया है, वन बाय वन। पहले मैं आपको फॉर्म का और फंक्शन का छोटा सा कंसेप्ट बता देती हूँ। फॉर्म जो है वो बेसिकली रेफर करता है लैंग्वेज एलिमेंट्स के स्ट्रक्चर्स और उसके अरेंजमेंट के साथ, जैसे कि आप इसकी एग्जांपल ले सकते हैं वर्ड्स की और सेंटेंसेस की, ठीक है। उसके अलावा अगर हम फंक्शन की बात करें तो ये रेफर करता है पर्पस और मीनिंग, ठीक है। कोई अगर हम वर्ड या कोई हम सेंटेंस आगे जनरेट करते हैं, ठीक है, तो जाहिर सी बात है वो कोई ना कोई मीनिंग अपने साथ लेकर जाता है, ठीक है। तो इसी तरह जो मीनिंग का काम होता है वो बेसिकली फंक्शन कहलाता है। तो ये बेसिकली हमारे पास फॉर्म एंड फंक्शन होते हैं जो कि कन्वेड होते हैं बाय लैंग्वेज, सबको पता है, एक स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में, एक स्पेसिफिक सिचुएशन में, एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ बताया गया अकॉर्डिंग टू मैकार्थे डिस्कोर्स एनालिसिस क्या है। डिस्कोर्स एनालिसिस जो है ये डिस्क्राइब किया गया है मैकार्थे के थ्रू, ठीक है, जो कि देखता है लैंग्वेज को इंडिविजुअल सेंटेंसेस से बियॉन्ड जाकर, ठीक है, उससे ऊपर जाकर, और कंसीडर करता है इसके कॉन्टेक्स्ट को और कल्चरल जो इन्फ्लुएंस होता है इसके ऊपर, हमारे जो लैंग्वेज के थ्रू हम कोई मतलब कन्वे कर रहे होते हैं उसके ऊपर जितना भी कल्चरल इन्फ्लुएंस होता है, असर होता है, ठीक है, उसको बेसिकली बताने की कोशिश करता है, ठीक है। ये हमारे पास इसने एक डेफिनेशन रखी थी मैकार्थे ने डिस्कोर्स एनालिसिस की, ये आप लोगों ने याद करनी है, आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चन में रिपीट हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा नीचे देखिए, डिस्कोर्स कैरी मच मोर दैन इट्स फॉर्म, ठीक है, यानी कि ये अपनी फॉर्म से कई ज़्यादा जो है वो कैरी करता है डिस्कोर्स। इट ऑल्सो कैरी इट्स ओन पार्टिकुलर फंक्शन, मतलब कि जोर डालता है कि लैंग्वेज कैरी करती है अपनी फॉर्म और साथ ही अपनी फॉर्म से कई ज़्यादा जो है वो अपना एक पार्टिकुलर फंक्शन रखती है, ठीक है। आगे वो बताते हैं विच मीन्स दैट देयर इज़ नॉट नेसेसरली वन टू वन रिलेशनशिप, यानी कि इन दोनों का हमेशा आपस में बराह रास्त वन टू वन ताल्लुक नहीं हो सकता। इसीलिए क्या है कि इन्हें अलग-अलग एनालाइज करने की ज़रूरत है डिस्कोर्स के सही मीनिंग को बयान करने के लिए, उसको समझने के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ डिस्कोर्स तक बताई गई है, आप लोग इसको एक दफ़ा रीड कर सकते हैं, आप लोग को सारी समझ आ जाएगी। उसके अलावा अकॉर्डिंग टू हैलिडे बताया गया है, वो क्या बताता है, हैलिडे बताता है कि इंटोनेशन जो है वो किस तरह से इंपॉर्टेंट किरदार अदा करता है मीनिंग को कन्वे करने में, ठीक है। वो हाईलाइट करता है इंपॉर्टेंस ऑफ इंटोनेशन, ठीक है, और साथ ही साथ वो नोट करता है कुछ चेंजेस को जो कि इंटोनेशन में आता है, जिससे बदल सकते हैं हमारे सेंटेंस के मीनिंग, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो बताता है और उसके ऊपर ज़्यादा वो जोर डालता है। तो ये हॉलिडे का कॉन्सेप्ट था। जब भी इसके बारे में पूछा जाएगा तो आपने इंटोनेशन का कॉन्सेप्ट इनके साथ जो है वो लिंक करके इसको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें बताई गई थी। उसके अलावा नीचे द पार्टिकुलर वे द सेंटेंस, वही सारी चीज़ें जो है वो रिपीट की गई हैं, इस वजह से मैंने इसको हाईलाइट नहीं किया। जो चीज़ें हाईलाइट की गई हैं आप उसको एक दफ़ा पढ़ सकते हैं, आप लोगों को अच्छे से इसकी समझ आ जाएगी। उसके अलावा यहाँ हमारे सामने एक एग्जांपल रखी गई है जिसमें हमें बताया गया है कि किस तरह हम लैंग्वेज बदल के अपने मीनिंग को कन्वे कर सकते हैं। अगर हम ये एग्जांपल देखें तो एक फेमस ब्रिटिश कॉमेडी डुओ की एग्जांपल है, जिसमें हमारे पास एरिक और एर्नी की एक जोड़ी थी जो कि काफ़ी फेमस जोड़ी थी ब्रिटेन में, ठीक है, जो कि मशहूर मज़ाहिया जोड़ी के नाम से जानी जाती थी, ठीक है। तो इनमें से एरिक और एर्नी का 1973 में परफॉर्म किया गया कॉमेडी शो या स्किट जो था वो काफ़ी फ़नी था, काफ़ी मशहूर था, क्योंकि एरिक जो था वो अपने वर्ड्स के स्ट्रक्चर के साथ क्या करता था, खेलता था, किस तरह से उनको बदल बदल के यूज़ करता था। एक ही वक्त में वो एक स्टेटमेंट और एक सवाल की तरह लगने लग जाती थी, ठीक है।
वो अपने वर्ड के स्ट्रक्चर को इस तरह से प्ले करता था, इस तरह से लोगों के सामने बयान करता था कि वो एक ही टाइम में एक स्टेटमेंट और एक सवाल, दो तरह की चीज़ें लग रही होती थी, ठीक है। ये कन्फ्यूजन क्रिएट करती थी और कन्फ्यूजन जो है वो लोगों को हंसाती थी, ठीक है। तो इससे ज़ाहिर क्या होता है कि लैंग्वेज में जिस तरीके से हम कुछ कहते हैं, ठीक है, इसके मायने बदल सकते हैं, ठीक है, चाहे अल्फाज खुद वही रहें, ठीक है। तो हमारे कहने के अंदाज से वो वर्ड बदल सकता है। तो ये रोज़मर्रा की जो हमारी लाइफ होती है उसकी कन्वर्सेशन में भी हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, जैसे कि दोस्तों के साथ बातचीत के दौरान। उसके अलावा कुछ फॉर्मल सिचुएशंस होती हैं, फॉर एग्जांपल जॉब इंटरव्यूज़ हो गया वगैरह वगैरह, ठीक है। सो इसमें जस्ट यही बताया गया है, आप लोग इसको खुद भी रीड करके देख सकते हैं। जो चीज़ें मैंने हाईलाइट की हैं उनको एक दफ़ा रीड कर लेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगी। उसके अलावा नीचे हमारे पास डिस्कोर्स एनालिसिस के बारे में बताया गया, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको बता देती हूँ, इसको आप लोगों ने याद करना है। यहाँ वो बताते हैं कि डिस्कोर्स एनालिसिस जो है वो किस तरह से लैंग्वेज में यूज़ होता है। मैंने आपको काफ़ी डिटेल में डिस्कोर्स एनालिसिस का कॉन्सेप्ट दिया था, आप लोगों ने अगर फर्स्ट लेक्चर लिया तो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। सो अगर इन शॉर्ट मैं आपको डिस्कोर्स एनालिसिस के बारे में बताऊं तो यहाँ बताया गया है कि लैंग्वेज में हम इसको किस तरह से रियल लाइफ में देखते हैं, कि बेसिकली इसके बारे में, ना कि किस तरह से ये किताबों में स्ट्रक्चर्ड है उसके बारे में, बल्कि रियल लाइफ में किस तरह इस्तेमाल होती है, ठीक है। अब डिस्कोर्स एनालिसिस बेसिकली स्टडी है इस तरह लोग मुख्तलिफ हालात में अपनी बातचीत को कन्वे करते हैं, ठीक है, और समझते हैं अपने मीनिंग को, जिस तरह से वो बात कहते हैं और वो बात करते हैं, ठीक है। सो ये जो हमारी डेली लाइफ होती है, ठीक है, उसमें हमारी लैंग्वेज के इस्तेमाल के पीछे जितने भी रीज़न्स होते हैं, वजूहात होती हैं, उनको तलाश करने जैसा है। सो ये चीज़ यहाँ बताई गई है, जस्ट एक दफ़ा रीड करें, बाकी जो डेफिनेशन आपने फर्स्ट लेक्चर में आप लोगों को बताई थी जस्ट वही आप बता दें, यहाँ पर इनफ है, ठीक है। आपके पास जस्ट कॉन्सेप्ट होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा ओवरऑल कॉन्सेप्ट था फॉर्म एंड फंक्शन का। आई होप सो कि आपको इजी वर्ड्स में समझ आई होगी। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा टेक्स्ट एंड इंटरप्रिटेशन का आ जाता है। अगर हम टेक्स्ट की बात करें तो आप सबको पता है कि जो लिखा हुआ टेक्स्ट होता है मोस्टली वो हमारे पास टेक्स्ट कहलाता है, ठीक है। अगर हम इंटरप्रिटेशन की बात करें तो व्हाट अ पीस ऑफ राइटिंग मीन्स, लाइक फॉर इंस्टेंट के अंडरस्टैंड करना, एक्सप्लेन करना मीनिंग को किसी चीज़ के, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, ये हमारे पास इंटरप्रिटेशन कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ से आपको इन दोनों का मतलब जो है वो पता चल गया होगा, उसका अंदाज़ा हो गया होगा। अब यहाँ पर बताया गया कि मार्कर्स ऑफ वेरियस काइंड i.e. the linguistic signals of semantic and discourse function, English the ed on the verb is a marker of the past tense। so यहाँ वो बेसिकली बताना क्या चाह रहे हैं कि वर्ड्स जैसे कि ईडी, ठीक है, ये शो करता है पास्ट टेंस को, हम सबको पता है। ऐसे ही अगर हम कोहेसिव मार्कर्स की बात करें जो कि कनेक्ट करता है आइडियाज़ को टेक्स्ट में, ठीक है। कोहेसिव मार्कर्स का आपको पता है, ठीक है, कि ये हमारे जो एक पैराग्राफ होता है उसमें हमारे आइडियाज़ जो होते हैं टेक्स्ट के उनको कनेक्ट करता है। मगर टेक्स्ट को समझना सिर्फ इन मार्कर्स को पहचानने से बालातर है, बियॉन्ड है, वो ये बात यहाँ बताना चाह रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जस्ट आप कह दें जी कि ये एक तरह से सरफेस बेस्ड चीज़ें जो है सिर्फ उनको अंडरस्टैंड करना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि उससे बियॉन्ड है, उससे बालातर है, ठीक है। इसी तरह नीचे वो बताते हैं इंटरप्रिटेशन के बारे में, ठीक है, कि इंटरप्रिटेशन जो है वो डिपेंड करता है रीडर और ऑथर दोनों पर, ठीक है। यहाँ पर मैंने हाईलाइट भी किया है लिटिल बिट सा, आप लोग देख सकते हैं, थोड़ा सा मैंने हाईलाइट किया है, ठीक है। तो ये जो इंटरप्रिटेशन होता है बेसिकली ये दोनों पर डिपेंड करता है, लाइक रीडर पर भी और ऑथर पर भी, ठीक है। उसके अलावा वो नीचे बताते हैं कि रीडिंग अ टेक्स्ट इज़ फार मोर कॉम्प्लेक्स दैन दैट वी हैव टू इंटरप्रेट द टाइस एंड मेक सेंस ऑफ दैम। लाइक कि रीडिंग करना इट्सेल्फ अगर आप कह लें कि इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है जितना उसको इंटरप्रेट करना, उसको समझना जो है वो डिफ़िकल्ट है, उसका कनेक्शन बनाना कॉन्टेक्स्ट के साथ, ठीक है। उसके अलावा वो आगे बताते हैं इंटरप्रिटेशन बेसिकली होता क्या है। इंटरप्रिटेशन कैन बी सीन एज अ सेट ऑफ प्रोसीजर्स एंड अप्रोचेस, कि इंटरप्रिटेशन को हम एज अ प्रोसीजर और अप्रोच देखते हैं, ठीक है, जो कि एनालाइज करता है टेक्स्ट को और जोर डालता है हमारी मेंटल एक्टिविटीज़ को टेक्स्ट को समझने के लिए, ठीक है, उसके मीनिंग को समझने के लिए, इसको हम प्रोसीजरल कहते हैं। देन नीचे बताते हैं कि द रीडर हैज़ टू एक्टिवेट सच नॉलेज, मेक इन्फ्रेंसेस एंड कॉन्स्टेंटली एक्सेस हिजर इंटरप्रिटेशन। सो बेसिकली अगर इन शॉर्ट मैं आपको बताऊं तो जो हमारे पास एक रीडर होता है वो इस्तेमाल करता है अपना एक्सपीरियंस और अपनी नॉलेज को टेक्स्ट को समझने के लिए। मतलब कि जब आप कुछ पढ़ते हैं तो जो आप ऑलरेडी जानते होते हैं उसको आप यूज़ करते हैं टेक्स्ट को समझने के लिए, ठीक है। आप चीज़ों को गेस कर सकते हैं और साथ ही साथ अपनी अंडरस्टैंडिंग को बदल भी सकते हैं जैसे जैसे आप और ज़्यादा पढ़ते जाते हैं, ठीक है। तो इस वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग अ टेक्स्ट जो होता है इसको हम प्रोसीजरल कहते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको थोड़ा डिटेल में बताने की कोशिश की है।
यहाँ तक ये इम्पॉर्टेंट है। आगे जो है वो एक स्टोरी बताते हैं और उसके थ्रू हमें बताने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से टेक्स्ट जो है वो आप तक मीनिंग कन्वे करता है और किस तरह आप उसको इंटरप्रेट करते हैं। याद करने के लिए ऐसा इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये एक इंसिडेंट शो किया गया है, उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ कि एक जो है वो पाइथन एक जो है वो स्कैरी इवेंट जो है उसके बारे में बात की गई है, जहाँ पर एक ह्यूज पाइथन जो थे उन्होंने अटैक किया था एक 7 इयर्स ओल्ड बॉय के ऊपर। पाइथन बेसिकली हम टाइप ऑफ स्नेक को कहते हैं, ठीक है, जो कि ऑस्ट्रेलिया में गुजरा है, जिसमें क्या हुआ था कि पेरेंट्स ने काफ़ी कोशिश की थी बच्चे को बचाने की, बाय स्टैबिंग द स्नेक, लेकिन जो है वो बच्चे को काफ़ी जगह से जो है वो उन्होंने डस लिया था, तो इस वजह से वो उसे नहीं बचा सके। तो ये चीज़ यहाँ पर जो है वो बताई गई है एक स्टोरी की शक्ल में, ठीक है। और उसके बाद वो नीचे बताते हैं कि किस तरह से ये टेक्स्ट जो है वो आपकी नॉलेज को एक्टिवेट करता है, पाइथन की नॉलेज को एक्टिवेट करता है। ये एक डेंजरस क्रिएचर है जो कि ह्यूमन लाइफ के लिए नुकसानदेह है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग देखें, जब आपने इस स्टोरी को पढ़ा तो किस तरह से आपके माइंड में जो है वो एक स्टोरी रिकॉल हुई, किस तरह से आपने कुछ चीज़ों को ख़तरनाक समझा और किस तरह से आपने स्टोरी को समझने की कोशिश की। तो बेसिकली ये टेक्स्ट के थ्रू आप किस तरह से उसको इंटरप्रेट करते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पर बताई गई है, आप इसको एक दफ़ा रीड कर सकते हैं अगर आप चाहें, बाकी ऐसा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ बस यही बताने की कोशिश की गई थी, आगे भी यही है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कह सकते हैं आपने इसको एक्सप्लेन नहीं किया, आपको इसको एक्सप्लेन करना चाहिए था, बट अकॉर्डिंग टू माय पर्सपेक्टिव इतनी स्टोरी काफ़ी है जितनी आपको बता दी गई है। आप लोगों को अगर लगे इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। बाकी आई एम श्योर आप लोगों के लिए लेक्चर हेल्पफुल होगा। आगे वेट करें नेक्स्ट लेक्चर का, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।